morning students, welcome to all in AOC online classes. So student, in previous lecture we have discussed about data sampling, and data sampling's first type is probability sampling, and today we will discuss another type, non-probability sampling. So let's start. Non-probability सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जिसका ना तो प्रॉपर नो चांस होता है और ना ही उसका फुली चांस होता है, ठीक है। तो उस सैम्पलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। मैंने इसमें ये भी बताया था, एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि मान लो मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मैं मार्क्स पता करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलेज में जैसे 1000 बच्चा है तो मैंने 1000 बच्चों का डेटा नहीं लिया, मैंने क्या किया, जो पहले 50 बच्चे आ गए मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई मैंने छानबीन नहीं की, कहीं मैंने जाकर विजिट नहीं की कि मैंने आर्ट्स से लेने हैं, कॉमर्स से लेने हैं या साइंस से लेने हैं। मैंने सीधा जो पहले 50 मिले उनको सिलेक्ट करके आगे भेज दिया। तो वो मेरी जो सैम्पलिंग होगी वो कौन सी सैम्पलिंग होगी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो अब मैंने इसके बताए थे एडवांटेज भी हैं, भी इजी हमें डाटा मिल जाता है, टाइम कंज्यूम भी नहीं होता, इजी अवेलेबल हो जाता है। और सेकेंडली इसकी मैंने ड्रॉबैक भी बताया था कि बयास होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्शियलिटी हो जाती है। जो हमें पसंद होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें पसंद नहीं होता उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो थी इसकी जो मीन क्या था और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। आज हम इसकी जो मेनली वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो फर्स्ट टाइप है वो है जो फर्स्ट इसकी टाइप है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दूसरी जो टाइप है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। थर्ड है purposive sampling, and then voluntary, and last one is quota। इसके अलावा और भी हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, जिसमें है consecutive, उसके बाद नेक्स्ट है सैचुरेशन, नेक्स्ट है डेंस। सो ये जो टाइप्स है ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जो हमारी पहली 4 है मेनली कन्वीनियंस, स्नोबॉल, प्रपोजिव एंड कोटा, ये जो है मेन टाइप्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। What is convenience sampling? Convenience sampling is also known as haphazard or accidental। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है इसको हैप्पैज़ार्ड के नाम से भी जाना जाता है और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये टोटली कन्वीनियंट के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो कन्वीनियंट है वही डेटा जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम बात करें, ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है इसमें क्या होता है, जो भी जानकार पर्सन होता है जिसे भी हम जानते होते हैं, ठीक है, उस पर्सन से हम मिल लेते हैं और डेटा जो है ले लेते हैं। इस तरह से बड़ी आसानी से हम डेटा को कैप्चर कर लेते हैं। इस प्रोसेस का हम ज़्यादातर यूज़ कब करते हैं? जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस टाइम, या फिर अगर मान लो कोई माहौल ख़राब है तो उस सेंस में हमने डेटा कलेक्ट करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ये सारी जो है पॉपुलेशन है और मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम अपने ही विलेज का डेटा जो है वो इकट्ठा करो। तो मैंने क्या किया, अब सारे गाँव को तो मैं जानती नहीं होंगी, तो मैंने क्या किया, उसमें से जिन पर्सन को मैं जानती थी मैंने उनको अलग साइड पे उनकी लिस्ट बना ली। ये मेरे सारे नोन पर्सन हैं और ये पूरी पॉपुलेशन है जिसमें से मुझे लेना था। तो उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने बोला था कि डेटा लेना है अपने विलेज का, ये मेरे विलेज के पीपल्स है जिसमें से मैंने जिनको जानती थी उनको मैंने ले लिया और इन्हीं से ही मैंने
डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कौन सी सैम्पलिंग बोलेंगे? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्योंकि ये सारे मेरे जानकार थे, जानकार पर्सन से मैंने डेटा ले लिया। अब इस सैम्पलिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं। एडवांटेज क्या है इसके? मेनली एडवांटेज तो यही है, ईजी टू असेस, को हासिल करना बहुत आसान है क्योंकि हमने जानकार बंदे से लेना है, जब मर्जी ले सकते हैं। सेकेंडली टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, हम सीधा उसी पर्सन से जाकर मिलते हैं जिसे हम जानते होते हैं, हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तीसरा, इसके फ़ायदे की बात करें, इकोनॉमिकली भी हमें ये चीप पड़ता है। कैसे? क्योंकि हमने जानकार पर्सन से लेना होता है, हमें इधर उधर विजिट नहीं करनी पड़ती, घूमना नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट उससे जाकर मिल लेते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ये तो थे कन्वीनियंस सैम्पलिंग के फ़ायदा। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये टोटली कन्वीनियंट के ऊपर बेस्ड है, कन्वीनियंट के ऊपर बेस्ड है। और इसमें क्या है, जो कन्वीनियंट है उसी को ही डिसाइड कर उसकी विलिंगनेस पे ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो डेटा है उसको कलेक्ट करवाना, मतलब वो जो हमारा पर्सन है, रिसर्चर है, वो उसकी हेल्प करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसके साथ कोऑपरेट करता है या नहीं करता। तो ये टोटली जो है डिपेंड करता है कन्वीनियंट के ऊपर। अब एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि हम हॉस्पिटल में, हमारा कोई जानकार है, उसकी ड्यूटी जो है वो 4 से 7 बजे तक होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अक्सर जब मैं उससे मिलता हूँ तो 4 से 7 की ड्यूटी के टाइम ही मिलता था, पर लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे मॉर्निंग में उनसे काम पड़ गया। तो जब मैं मॉर्निंग में उनसे मिलने गया तो उन्होंने क्या किया, मुझे उनको टाइम, स्पेशल टाइम जो था वो देना पड़ा, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो 4 से 7 थी, पर उनको स्पेशल मेरे पास आना पड़ा मेरी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह की जो है वो टोटली जो है कन्वीनियंट के ऊपर बेस्ड है। अगर वो चाहता, अगर वो मना कर देता कि मैं सुबह नहीं आऊँगा, तुम्हें 4 से 7 ही आना पड़ेगा, तो उसमें भी क्या होना था, मुझे प्रॉब्लम आनी थी। तो ये इसकी सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि कन्वीनियंट के ऊपर टोटली बेस्ड है, उसकी विलिंगनेस के ऊपर बेस्ड है कि वो हेल्प करना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सेकंड जो सैम्पलिंग की बात करें तो वो है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? इसको चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग। इसको चेन सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सोशली कनेक्टेड होते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सोशली कनेक्टेड होते हैं। जितने भी पीपल होते हैं जिनसे हमने डाटा अक्वायर करना होता है वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं सोशली। और इस टेक्निक का जो मेन यूज़ है वो हमेशा उस टाइम किया जाता है जब कोई डेटा इजी अवेलेबल नहीं होता, उस केस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। थर्ड, या फिर इसका जो मेनली यूज़ जो है नेगेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए, जब भी हमें कोई नेगेटिव डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा बोल तो ये ईजी असेस होती है। और स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है, अगर हम इसकी बात करिए किस तरह से वर्क कैसे करती है, मान लो मुझे ड्रग एडिक्टर्स का जो है चाहिए डेटा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, इसमें सारे जो हमारे पीपल्स हैं वो सारे सोशली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मुझे ड्रग एडिक्टर का डेटा चाहिए था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, पहले एक ड्रग एडिक्टर को मिली जिसे मैं जानती थी, मैंने उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद मैंने इस ड्रग एडिक्टर से पूछा कि कोई और पर्सन है जो इसी तरह से ड्रग एडिक्टर हो, तो इसने क्या किया, मुझे किसी और अपने फ्रेंड को रेफ़र कर दिया, उसने उसके बारे में बता दिया। मान लो उसका नाम था श्याम। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं शाम के पास गई, शाम से मैंने डेटा लिया। फिर उसके बाद मैंने शाम को बोला कि तुम्हारा कोई और पर्सन भी है जो ड्रग एडिक्टर हो, तो इसने मुझे क्या किया, आगे बलराम जो था उसके बारे में बता दिया। तो इस तरह से इसने आगे मुझे किसी और पर्सन को रेफ़र कर दिया। तो इस तरह से जो चेन है वो जुड़ती गई। इस प्रोसेस से जो हमने डेटा कलेक्ट किया या जो भी सैंपल तैयार किया उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके अलावा एक और, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, देखो स्नोबॉल नेम से क्लियर हो रहा है, बर्फ़ का गोला। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी बर्फ़ के गोले को बर्फ़ की पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, ये हमने गोला फेंका और इसका जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसी तरह से सेम ये सैम्पलिंग है कि जैसे हम शुरू करते हैं तब ये छोटा होता है, पर बाद में इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है सैम्पल का। एक और ईजी एग्जाम्पल दूँ तो मैं रिसर्चर की देती हूँ। यहाँ पर एक रिसर्चर ने क्या किया,
एक सैम्पल क्वेश्चन तैयार किया उसने, और उसने क्या किया, अपने 3 जो फेवरेट स्टूडेंट थे, एक बीए फर्स्ट का और एक बीए सेकंड का और एक बीए थर्ड का, उसने क्या किया, तीनों स्टूडेंट को वो क्वेश्चनियर जो है दे दिया। इन तीनों ने फिल किया। उसके बाद इस रिसर्चर ने क्या किया, इन तीनों को और क्वेश्चनियर दे दिए कि ये अपने आगे जो फ्रेंड्स हैं उनसे जाकर डेटा ले, या ये क्वेश्चनियर जो है फिल करवाएं। तो हर एक ने क्या किया, अपनी अपनी क्लास के जो आगे पर्सन्स थे उनसे डेटा जो है वो लिया या क्वेश्चनियर जो है फिल करवाया। उसके बाद सभी ने मिलकर वो सारा का सारा सबमिट करवा दिया रिसर्चर को। तो इस तरह से जो सैम्पलिंग होती है उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। इसके अगर नुकसान की बात करें, अगर फ़ायदा है कि ये ईजी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये चीज़ है, इसके फ़ायदे हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान है कि ये बेहास हो सकती है। कैसे कि जो पर्सन है जो हमें डेटा दे रहा है वो भेदभाव भी तो कर सकता है, वो अपने फ्रेंड का पता बताए या अपने फ्रेंड के बारे में ना बताए, किसी और के बारे में बता दे। तो इसमें क्या है, रिलायबल नहीं है ये रिलायबल जो है नहीं होती। इससे जो डेटा जो है कंफर्म होता है, जो भी सैंपल हम लेते हैं। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है। पहली ये रिलायबल नहीं है, दूसरी ये बेहास है, और अगर फ़ायदे बात करें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और ईजी है। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है परपोजिंग। परपोजिव सैम्पलिंग जो है इसको जजमेंटल सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। और ये जो परपोजिव सैम्पलिंग है ये टोटली जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। जजमेंट किसकी, रिसर्चर की। जो रिसर्चर है उसके पर्पस पे और उसकी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो जो रिसर्च जो है वो जो रिसर्चर की पर्पस और जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है उसे हम कहते हैं परपोसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, जो भी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो परपोसिव है ये एक्सटेंशन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग की ही एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे है, जैसे कन्वीनियंस में क्या होता है, जो कन्वीनियंट है उसके ऊपर टोटली डिपेंड होता है, उसकी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कोऑपरेट करना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक उसी तरह से ये जो परपोसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग है ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, जो रिसर्चर है उसकी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है कि वो ये सब चाहता है या नहीं चाहता, कि वो जो है मतलब वो जज करता है कि मैंने इससे डाटा लेना है इससे नहीं लेना। तो सारा टोटली जो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है रिसर्चर की। तो इसलिए ये जो है एक्सटेंशन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। अब हम बात करें परपोसिव जो है कैसे काम करते हैं। मान लो ये हमारा रिसर्चर है, इसने क्या किया, रिसर्च करनी है, ये इसके पास कुछ फेलो पर्सन्स हैं जिनसे इसने डेटा जो है वो लेना है, और इसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैंने इससे लेना है, इससे नहीं लेना, इससे लेना है और किससे नहीं लेना। तो जब ये डिसाइड जो है सारा रिसर्चर खुद करता है तो उस सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, जजमेंटल या परपोसिव सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि एक क्लास टीचर था, उसकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने उस टीचर को बोला कि हमें कोई 5 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो स्पीच में अच्छे हों, जो बहुत अच्छी स्पीच देते हों। तो टीचर ने क्या किया, अपनी मर्ज़ी के 5 स्टूडेंट जो हैं वो चूज़ करके दे दिए, और टीचर जो है उनको लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये जीत कर ही आएंगी। ठीक है, उन्होंने वो बच्चे सेलेक्ट करके हमें दे दिए। तो इस तरह से जो सैंपल लिया या जो रिसर्च की उसे हम कौन सी सैम्पलिंग बोलेंगे, परपोसिव सैम्पलिंग या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग। इसी तरह से एक चीज़ और है, अगर हम इसकी ड्रॉबैक की बात करें, इस सैम्पलिंग में भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। इसमें भी क्या है, भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट्स में से पर्टिकुलर इम्पार्शियल होकर सिलेक्ट करेगा, वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के नाम भी है वो सिलेक्ट करके बता सकता है। तो इसलिए ये जो है इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इस परपोसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है वॉलंटरी। वॉलंटरी सैम्पलिंग जो होती है वो
वॉलंटरी सैम्पलिंग टोटली वॉलंटियर के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें क्या होता है, वॉलंटियर जो है वो खुद को खुद सर्वे करता है और खुद को ही वो सिलेक्ट करता है कि मैं ये काम करूँगा। टोटली जो है ये जो वॉलंटियर है उसी के ऊपर बेस्ड है कि आई विल डू इट। तो इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए एक क्लास लग रही है, टीचर ने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे जो हैंड रेस करते हैं कि मैं आंसर करूंगा, मैं आंसर करूंगा। तो इस तरह से जो डेटा मिलता है वो सैंपल मिलेगा, वो कौन सा होगा, वॉलंटरी सैम्पलिंग के मेथड से। इसी तरह से एक और एग्जांपल दूँ, रेडियो कॉल्स वाले क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में अपने व्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, लोग जो हैं वो कॉल करते हैं और कॉल करके उनको व्यूज़ देते हैं। तो इस तरह से जो सैम्पलिंग होती है उसे हम वॉलंटरी सैम्पलिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें तो वो है कोटा सैम्पलिंग, जो मेन टाइप है, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था। यहाँ पे टोटली जो है 4 मेन टाइप है, कन्वीनियंस, स्नोबॉल, प्रोपोसिव और कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है ये स्ट्रेट्स के इक्वल है। इसके इक्वल कैसे है कि बस इतना फ़र्क है दोनों में कि ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है और कोटा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। जो इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों में ही हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको वेरियस स्ट्रैट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। और ये जो पार्टीशन है ये इक्वल भी हो सकती है और प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। जैसे कि मान लो कोटा की बात करें, मेनली जो कोटा सैम्पलिंग है इसका कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए ही यूज़ किया जाता है। मेनली हमने जब भी कास्ट बेस्ड सर्वे करना होता है तो उसके लिए हम कोटा सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में हम एक कोटा असाइन कर लेते हैं, उस कोटा के अकॉर्डिंग हमें कोटा का मतलब होता है कि पर्टिकुलर परसेंटेज को डिसाइड कर लेना, और ये बंदा जो है खुद ही डिसाइड करता है। और ये जो परसेंटेज है या जैसे जो कोटा है ये अलग अलग बेसिस पे होता है, जैसे कि पहले नंबर पे एज के बेस पे, नंबर 2 एजुकेशन के बेस पे, नंबर 3 कास्ट के बेस पे, नंबर 4 जो है जेंडर के बेस पे। इसके अलावा सोशली भी, सोशल स्टेटस के बेस पे भी हम कोटा जो है वो डिसाइड करते हैं। अब देखो एज के बेस पे कैसे, जैसे हम गवर्नमेंट फॉर्म्स फिल करते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म्स में क्या होता है, एक उन्होंने एज लिमिट बताई होती है कि इस एज वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस एज वाले इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरह का एज के अकॉर्डिंग कोटा हुआ। उस तरह से अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या है, जो कहते हैं ना पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग जो हैं उनका आपस में जो है डेटा लिया जाता है और कोटा निकाल दिया जाता है कुछ ऐसा एजुकेशन बेस पे, जैसे कि BA वालों की ये पोस्टें हैं, MA वालों की इतनी परसेंटेज पोस्टें होंगी, तो उनकी एजुकेशन के बेस पे जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद कास्ट बेस पे बात करें, कास्ट बेस पे क्या है, उनकी जो जाति है उनके बेस पे, जैसे कि उनकी मान लो कैटेगरी है, कोई BC है, कोई SC है, कोई जनरल है, तो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट जो है वो डिसाइड की जाती है, कितने परसेंट हमने जनरल की हैं, कितनी BC की है और कितनी परसेंट जो है SC की है। तो ये वाला जो कोटा होता है ये कास्ट बेस्ड कोटा होता है। उसके बाद जेंडर कोटा कैसा होगा, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कितने मेल होने चाहिए, कितने फीमेल जो कैंडिडेट्स हमने रखने हैं। तो उसमें एक परसेंटेज निर्धारित कर ली जाती है कि हमने इतने परसेंट हम मेल रखेंगे और इतने परसेंट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स रखेंगे। उसके बाद अगर सोशल स्टेटस की बात करें तो सोशल स्टेटस में क्या है, हमारे सारे आते हैं जैसे कि पुअर क्लास, ठीक है, रिच क्लास, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक सोशली हम डिवाइड कर लेते हैं और उसमें से डेटा जो है वो कोटा जो है वो साइन कर लिया जाता है। और ये जो कोटा मोस्टली प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो जैसे पेपर वगैरह होते हैं उसके बाद डिसाइड किया जाता है, पर लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, हमने मान लो इतने मेल रखने हैं, इतने फीमेल रखनी है, बॉस ने ऑर्डर दे दिया अपने जो मैनेजर था जिसको भी, तो मैनेजर ने क्या किया, अपनी जजमेंट के बेस पर ही वो कोटा जो है फिल कर देता है। कैसे फिल करता है कि जो भी उसको योग लगते हैं, मतलब एबल लगते हैं लोग, वो उनको सिलेक्ट करके उस कोटा को पूरा कर देता है। अब अगर मैं कोटा साइन करने की बात करूँ, मान लो कि हमारे पास 100% थे, 100% जो थे हमें मतलब साइन करने के लिए बोले गए थे, और इनका हमने क्या किया, 100 में से 10 जो है वो रिच पीपल क्लास में आते हैं, तो उन 10 में से हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से कोटा जो है वो वर्क करती है। मेनली इसको कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कोटा होता है कि जनरल को हम इतना कोटा देंगे, BC को इतना और SC को इतना। सो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं।
इसका क्या है, अगर कोटा जो सैम्पलिंग है इसके अगर फ़ायदे की बात करें, फ़ायदा तो है ही, अभी मतलब ईजी हो जाता है हमें वर्क करना, पर लेकिन इसका नुकसान भी होता है कोटा सैम्पलिंग का, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमारी जो क्लासिफिकेशन में एरर हो सकती है, तो क्लासिफिकेशन एरर की वजह से ये कोटा सैम्पलिंग जो है ये इसका ड्रॉबैक है, जिस वजह से इसका यूज़ जो है वो सिर्फ मेनली कास्ट बेस्ड सर्वे में किया जाता है और क्लासिफिकेशन एरर हो सकती है इससे। नेक्स्ट जो है हमारी टाइप है वो है कंसेक्यूटिव इसका मतलब ही होता है 1 by 1, ठीक है, 1 आफ्टर 1 कह दिए, एक के बाद एक, 1 आफ्टर 1, यानी कि एक के बाद एक की स्टडी करना, उसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव जो है सैम्पलिंग। तो ये जो कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग है ये भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही एक कह सकते हैं टाइप है। इसमें क्या होता है, पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जैसे लार्ज पॉपुलेशन ली जाती है, पर इसमें क्या है स्मॉल एरिया लिया जाता है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो उसका स्मॉल एरिया कवर किया जाता है। सेकेंडली अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जितने भी जैसे मान लो मैं यहाँ पे अलग अलग आपको मेंशन कर रही हूँ जो हमारी पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये हमारे पास अलग अलग मल्टीपल पीपल्स हैं जिसमें से मैंने सैंपल लेना है, तो मैंने क्या किया, इन सारों का तो सैंपल लेना था क्योंकि उन्होंने बोला था कि सभी की स्टडी करनी होती है, तो मैंने क्या किया, जो पहले मैंने सिर्फ एक ग्रुप का सैंपल ले लिया, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद मैंने उसका रिज़ल्ट निकाला, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पॉपुलेशन का सेकंड पार्ट ले लिया, सेकंड हिस्सा ले लिया, फिर मैंने उसकी स्टडी की, उसके ऊपर रिसर्च अप्लाई की, उसका रिज़ल्ट निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड जो पार्ट था पॉपुलेशन का उसको उठाया, उसको उठाकर फिर मैंने उसकी स्टडी की, रिसर्च अप्लाई की और रिजल्ट निकाला। इस तरह से मैंने सारी पॉपुलेशन जो थी वो इस तरह से 1 by 1 कवर कर ली। तो इस तरह से क्या होता है, एक तो डेटा कलेक्ट करना इजी हो जाता है, पर लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि इसको हम लार्ज पॉपुलेशन लार्ज एरिया पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम स्मॉल पे ही अप्लाई कर सकते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके फ़ायदे की बात करें, इससे क्या है कि हमें जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए उसे हम क्या करते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, इस मेथड में हम बहुत ज़्यादा पीपल से मिलने का चांस हमें मिलता है, तो ये सैम्पलिंग के फ़ायदे है कि एक तो हमें ज़्यादा पर्सन से मिलने का मौका मिलता है इस सैम्पलिंग में, और दूसरा जो सैंपल लेते हैं इसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उन टेक्निक्स को भी बार बार अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो ये थी हमारी कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताई थी, एक सैचुरेशन सैम्पलिंग होती है और एक होती है डेंस सैम्पलिंग। सैचुरेशन सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सैचुरेशन सैम्पलिंग का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब जिसमें क्या है, जो रिसर्चर है उसको लगता है कि उसने सारी की सारी पॉपुलेशन का जो डेटा है वो ले लिया है, सारी की सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। मान लो अगर 1000 पॉपुलेशन है तो उसने 1000 को ही कवर कर लिया है, उस सैम्पलिंग को हम बोलते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग। उसके बाद डेंस की बात करें तो डेंस में क्या होता है, वो सैम्पलिंग जिसमें क्या होता है, हमने 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% से ज़्यादा पर्सन का डेटा जो है वो लेना होता है। जैसे कि मान लो 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने 700% का डेटा जो है वो ले लिया, तो ये हमारी होगी डेंस सैम्पलिंग। सो ये तो थी कुछ टाइप्स जो हमने अभी भी डिस्कस की। पहले हमने कन्वीनियंस, स्नोबॉल, पर्पोसिव, ब्लंट ट्री, कोटा, सैचुरेशंस और डेंस। अब हम डिस्कस करते हैं, जब हम ये सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो वेरियस एरर्स हो जाती हैं, जो गलतियाँ होती हैं हमसे, तो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एरर होती क्या, आपको पता होना चाहिए क्या है। जब भी पॉपुलेशन और जो सैंपल है अगर दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, या सैंपल एरर कहते हैं। एरर जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है सैम्पलिंग एरर और दूसरी होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, जो सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर जो मेनली किस वजह से होती है, एरर ड्यू टू सैंपल, जो सैंपल में गलती होने की वजह से होती है
उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर कौन सी होती है? ड्यू टू मेजरमेंट, जो मापदंड की वजह से होती है उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह की सैम्पलिंग एरर होती हैं। हम अगर बात करें, पहले आपको सैम्पलिंग एरर, जैसे नाम से क्लियर है, जब सैंपल हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं उस वजह से जो एरर होती है उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मुझे गरीबों का डेटा इकट्ठा करना था, तो मैंने क्या किया, गरीबों का डेटा लेने के लिए उनकी बस्ती भी गया, पर मैंने क्या किया, उनकी बस्ती में जाकर मैंने गरीबों से इंटरेक्शन करने की बजाय एक अमीर पर्सन मुझे वहाँ पे मिला, मैंने उसी से डेटा लिया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो इस तरह से जो एरर आई है उसको हम कौन सी एरर बोलेंगे? सैम्पलिंग एरर। सेकेंड, अगर नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करें तो इसमें क्या था कि मैंने पर्सन तो सही सिलेक्ट किया जिससे मैंने डेटा लेना था, पर लेकिन रीज़न क्या हुआ कि जिस पर्सन से मैंने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैंने उस पर्सन से, वो मैंने क्वेश्चन ही गलत बना लिया, मैंने क्वेश्चन ही गलत डिज़ाइन कर लिए उससे पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स के IQ के बारे में जानना था, तो मैंने वहाँ पर गया, मुझे बच्चे तो मिले, वहाँ पर सब कुछ मिला, कॉलेज का स्टाफ भी मिला, सब मिला, पर मैंने वहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन ही उनको गलत कर दी। कैसे गलत कर दी? मैंने उनका बिहेवियर के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, मेरा जो सैंपल थी उसमें एरर आ गई। तो उस एरर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन सैम्पलिंग एरर। अब हम बात करें सैम्पलिंग एरर जो है वो कई वजह से हो सकती हैं। सबसे पहला है कि आपने डिज़ाइन ही जो सिलेक्ट किया है, आपने सैंपल डिज़ाइन वो ही गलत किया, ठीक है, पहला आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया वही रॉन्ग है। दूसरी जो इसकी हम कह सकते हैं डिमार्केशन ऑफ यूनिट्स, मतलब जो यूनिट्स हैं इनकी, उन्होंने क्या कि जिस यूनिट से डेटा लेना था उस यूनिट से नहीं लिया बल्कि किसी और से जाकर डेटा ले आए, तो इस वजह से भी एरर जो है वो आ जाती है। तीसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक क्या है? मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने मेथड अप्लाई करना था रिसर्च के लिए या सैंपल के लिए, हमने क्या किया, कोई और मतलब गलत मेथड का चूज़ करके उसको यूज़ कर लिया, जिस वजह से सैंपल में एरर्स आ गई। इसके अलावा अगर हम और एरर की बात करें तो जब हम डाटा फीड कर रहे थे तब हमसे कुछ गलतियाँ हो गई जिस वजह से सैंपल में एरर्स आ गई। इसके अलावा जब हम कोडिंग कर रहे थे, कोडिंग करते टाइम भी जो डेटा है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, डेटा में एरर्स आ गई। इसके अलावा कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो जाए, हम कहते हैं कि हमने इस काम से पीछा छुड़ाना है, तो उस पीछा छुड़ाने की सेंस में भी हम क्या करते हैं, रॉन्ग जो है वो हमारे सैंपल में एरर्स हो जाती हैं। तो इस तरह से कुछ एरर्स है जो सैम्पलिंग एरर्स है जो होती हैं। पहला तो डिज़ाइन में हो जाती हैं, दूसरा हम यूनिटी गलत चुन लेते हैं जिनसे डेटा लेना होता है, तीसरा जो है हम मेथड गलत अप्लाई कर लेते हैं, और चौथा है कि आप फीड करते टाइम आपने गलतियाँ कर दी या कोडिंग करते टाइम आपने गलतियाँ कर दी। अब हम नेक्स्ट बात करें नॉन सैम्पलिंग एरर्स की। नॉन सैम्पलिंग एरर जो मैंने पहले बोला ड्यू टू मेजरमेंट, जो कि मापदंड में गलती हो गई उस वजह से होती हैं। तो जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिस्पॉन्स और दूसरी है नॉन रिस्पॉन्स एरर। तो देखो जो रिस्पॉन्स एरर है, रिस्पॉन्स एरर में क्या हुआ कि मान लो हमने सब कुछ अच्छा किया, क्वेश्चन भी सही तैयार किए, पर जिस पर्सन से हम आंसर पूछने वाले थे उस बंदे ने हमें आंसर ही सही नहीं दिए, ठीक है। तो उस सेंस में जो हमारे से एरर होंगी वो कौन से होंगी? रिस्पॉन्स एरर। और रिस्पॉन्स एरर जो है वो 3 टाइप की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पहली है जो रिसर्चर का रिस्पॉन्स है, रिसर्चर्स रिस्पॉन्स, और जो दूसरी एरर है वो है रिस्पोंडेंट, जिसने जवाब देना था उसने गलती कर दी, और जो थर्ड है वो है इंटरव्यूअर्स एरर, ठीक है। इस तरह से 3 एरर हैं रिस्पॉन्स एरर के अंडर आती हैं। ये पहला है रिसर्चर रिस्पॉन्स, उसका मतलब क्या है कि उसने क्वेश्चन ही गलत तैयार किए जिस वजह से एरर्स हो गई। दूसरा रिस्पोंडेंट एरर की बात करें, मतलब हमने जो पूछा था उसने उसका आंसर नहीं किया, कोई और ही आंसर हमारे सामने निकाल के रख दिया, ठीक है। तीसरा नंबर पे इंटरव्यू एरर का मतलब क्या है कि हमने किसी पर्सन को भेजा डेटा कलेक्ट करने के लिए, पर उसने क्या किया, सर्वे करने की भी मुझे घर घर में कहाँ जाऊँगा, उसने क्या किया, खुद ही उसको टिक कर दिया क्वेश्चनियर को अपनी तरफ से। उस तरह से जो एरर हुई हैं वो है इंटरव्यूअर्स रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। तीनों का रिस्पॉन्स की वजह से ये एरर्स हुई हैं।
तो मेनली रिस्पॉन्स एरर है क्या, जैसे मैंने अभी भी बताया कि हमने सब कुछ सही तैयार किया पर लेकिन जिस बच्चे ने आंसर किया वही गलत कर दिया। मान लीजिए हमने किसी क्वेश्चन तैयार किया, PSP PhD वगैरह के लिए करते हैं, तो हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को तैयार कर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देखो कुछ बच्चे तो अपनी मर्जी से बोलेंगे क्यों हम टाइम वेस्ट करें इसको, मतलब हमने पीछा छुड़ाना है, तो पीछा छुड़ाने के उन्होंने जल्दी 4 पे सही राइट कर दिया, 4 को रॉन्ग कर दिया। तो जहाँ उनका मन किया उन्होंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया कि 4 AA 4 BB 4 CC 4 DD, इस तरह से। कुछ पर्सन ने क्या किया, अपने टीचर से डरते मारे सब कुछ पॉजिटिव दे दिया, सब कुछ एक्सीलेंट वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। तो इस तरह से जो एरर हुई है वो सारी एरर होती है हमारी रिस्पॉन्स एरर। उसके बाद नॉन रिस्पॉन्स एरर की बात करें तो नॉन रिस्पॉन्स एरर कौन सी होती है, जिसमें हमने क्या किया, जो पर्सन तो हमें जब हम डेटा लेने गए तो वहाँ पे क्या था, जिस पर्सन से हमने डेटा लेना था वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह कोई और पर्सन जो था उससे हमने डेटा लेना शुरू कर दिया। और जो डेटा हमने उससे लिया वो क्या होता है, रिलायबल नहीं होता। भले वो सही है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दी, पर लेकिन वो रिलायबल नहीं था, क्योंकि जो जिस पर्सन को बोलना चाहिए था उसने वो आंसर नहीं किया, किसी और ने उसकी जगह पे आंसर किया। तो इस तरह की जो एरर्स हैं उनको हम नॉन रिस्पॉन्स एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम मूवी देखने गए, ठीक है, हम मीडिया वाले जो हैं वो जानना चाहते हैं कि कौन सी मूवी ज़्यादा बेस्ट है, मूवी कैसी लगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि थिएटर के बाहर लोगों व्यू लेने लगे लोगों का कि आपको मूवी कैसी लगी। अचानक से उन्होंने क्या किया, उस पर्सन से मिलने की बजाय, भी जो रेगुलर मूवी देखता था उसको मिलने की बजाय वो एक ऐसे पर्सन को मिल बैठे जिसने मूवी कभी देखी नहीं, पहली बार मूवी देखने आया था। तो उसका तो रिस्पॉन्स अलग ही होगा, क्योंकि उसने पहली बार देखी है, वो अच्छी क्या पता उसको अच्छी लगी कि नहीं लगी, वो तो पहली बार में ही रिस्पॉन्स क्लियर कर देगा। और इस तरह से या फिर हमने उस पर्सन से मिल लिए जो मूवी तो कोई और देखने आया था और वहाँ पे शो कोई और चल रहा था, जिस वजह से उसको गुस्सा, उसने बोला बेकार मूवी है, भले वो मूवी अच्छी हो। तो इस तरह से जो एरर होती है उसे हम नॉन रिस्पॉन्स एरर कहते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने जो डेटा सैम्पलिंग था उसका कंप्लीट चैप्टर कर लिया। डेटा सैम्पलिंग की जो वेरियस टाइप थी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट किया। कल हम रिसर्च का जो न्यू टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।